Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about motion of a car on a banked road. हम लोग बैंक रोड पे जो है सो कार के मोशन को स्टडी करेंगे। बैंक्ड रोड जो है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया है, जहाँ पे कि जो हमारा रोड होता था वो लेवल्ड होता था। मतलब कि मेरा जो रोड है वो सर्कुलर तो है ही, इस तरह का सर्कुलर टर्न आ जाता था, ठीक है, इस तरह का सर्कुलर टर्न आ जाता था, ठीक है। और इस पे जब कार चलती थी, कोई गाड़ी चलती थी, तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़ कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो हर पॉइंट पे, जैसे कार यहाँ है या इस पोजीशंस पे या इस पोजीशंस पे है, तो कार का जो स्पीड हुआ करता था वो टेंजेंशियल होता था ऐसे, ठीक है। और इसका जो स्पीड का डायरेक्शन था, ठीक है, क्या होता था, स्पीड तो सेम ही था v, लेकिन स्पीड का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज करता था। और हम लोगों ने ये जाना कि इस स्पीड के डायरेक्शन को चेंज करने के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था वो था फ्रिक्शन फोर्स, जो टुवार्ड्स द कर्वेचर ऑफ द रोड r जो है वो एक्ट कर रहा था। ये जो फ्रिक्शन फोर्स था वो F एक्ट कर रहा था। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या था, ये फ्रिक्शन फोर्स जो था तुम्हारा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही कार जो है वो लेवल रोड पे, ये जो रोड है, ये जो टर्न आप देख रहे हो, ये टर्न क्या है, ये लेवल्ड है, लेवल रोड है। लेवल रोड के कहने का मतलब क्या है कि समतल है, इसमें जो सड़क का कोई भी हिस्सा जो है वो उठा हुआ नहीं है, दिस इज अ लेवल रोड। तो लेवल रोड के केस में जो केवल एक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और हम लोगों ने जाना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो Fs जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट शुड बी क्या चीज़, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो μs टाइम्स ऑफ n होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू की वजह से एक लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटिंग मतलब फोर्स है, तो उसके लिमिटिंग वैल्यू की वजह से जो इस लेवल्ड सर्कुलर रोड पे जो कार के ट्रेवल करने का जो मैक्सिमम स्पीड था v, इट इज़ लिमिटेड एंड इट शुड बी लेसर इक्वल टू रूट अंडर μs r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू g। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिराइव कर लिया था, ठीक है, कि जो वेलोसिटी ऑफ द कार मूविंग ऑन ए लेवल रोड इट शुड बी लेसर इक्वल टू μs r इंटू g। और हम लोगों ने क्या जाना कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कौन दे रहा था, तो केवल फ्रिक्शन फोर्स दे रहा था। ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोगों ने जाना कि कहीं ना कहीं सर्कुलर टर्न पे को सक्सेसफुली निगोशिएट करने के लिए अगर कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या था, तो μs जो था वो इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट था। क्या था ये, इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट फैक्टर है। तो जब बारिश हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, तो उसी टर्न को जब आप नॉर्मल वेदर्स में निगोशिएट कर पा रहे थे, उसी टर्न को जब आप नॉर्मल वेदर्स में क्रॉस कर पा रहे थे, अब उस टर्न को बारिश में आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे। दूसरी बात हम लोगों ने देखी क्या चीज़ कि जब फ्रिक्शन फोर्स का ही केवल इस्तेमाल होगा टर्न को निगोशिएट करने में, तो कहीं ना कहीं टायर के घिसने या वियर और टियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका टायर क्या होगा, जल्दी खराब होगा। तो इन सभी डिपेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए, फ्रिक्शन पे केवल डिपेंडेंसी ना रहे, टर्न के निगोशिएशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है उसके लिए केवल हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहें, हम इस लेवल रोड को क्या करते हैं, बैंक्ड करते हैं, ठीक है, वी बैंक्ड द लेवल रोड। और बैंक्ड करते हैं तो वो कैसे करते हैं, जो उसका आउटर एज होता है, इस एज को हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट में एक थोड़ा सा हाइट देते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा उसको, इस ये जो आउटर एज है, आउटर एज क्यों है, क्योंकि कर्वेचर जो है उसका सेंटर किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो ये जो आउटर एज है, इस आउटर एज को हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उठा देते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं। तो पहले जब लेवल रोड था तो क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो वर्टिकली रोड के वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जब आपने उसको लेवल्ड कर दिया उस रोड को, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका क्या होगा, रोड के नॉर्मल होगा, मतलब वो एक क्या होगा, इस तरह का, ऐसे सपोज करिए रोड इस तरह का हो जाएगा, ये हो गया आपका रोड का आउटर एज,
ये हो गया आउटर एज, ये हो गया इनर एज। तो यहाँ पे जैसे मान लो कार है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रोड है वो उस पर किधर की ओर लगाएगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एक्ट करेगा। तो एक न एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने रोड को बैंक्ड करके हमने क्या एडवांटेज अचीव कर लिया, हमने अचीव कर लिया कि जो उस कार पे रोड के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहे थे उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है सो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव था कि केवल फ्रिक्शन पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कार डिपेंडेंट नहीं रहे, उसको एक और फोर्स मिल गया जो नॉर्मल फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। यही था बेसिक स्टार्टिंग। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। आप देखिए कि ये कार है, दिस इज ए कार, यू कैन सी इजिली है। और ये कार जो है सो एक सड़क पे एक टर्न को निगोशिएट कर रही है, ये टर्न है। ठीक है, और ये जो है सो इस टर्न का ये जो देख रहे हैं ये इस टर्न का क्या है, इनर एज है। क्या है ये, इनर एज है। ठीक है, इनर एज ऑफ द टर्न, इनर एज है। ठीक है, और इस टर्न का आउटर एज कौन सा है, ये जो देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये आउटर एज है। ठीक है, दिस इज आउटर एज ऑफ द टर्न। अब देख रहे हैं क्या चीज़ की इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जो है सो उठा हुआ है। देखिए यहाँ से इसको क्या किया गया, बैंक किया गया, मिट्टी से जो है सो भरा हुआ है और ये उठा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या हो गया, तो रोड आर बैंक्ड एट द टर्न सो दैट द आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज समवॉट लिफ्टेड एज कंपेयर टू द इनर पार्ट। रोड को बैंक कैसे किया जाता है कि जो रोड का जो इनर पार्ट है ये, इसके रिस्पेक्ट में आउटर पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि द फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट द सर्कुलर टर्न इफ हाई स्पीड्स एंड शार्प टर्न्स आर इन्वॉल्व्ड। मैंने पहले ही कहा कि हमेशा हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन एक रिलायबल नहीं है सर्कुलर टर्न पे, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे आओगे, शार्प टर्न होगा, जैसे आपने निकाला कि लेवल रोड पे जब आप जाते हो तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वीएस, इट शुड बी क्या चीज़, लेसर इक्वल टू रूट अंडर म्यूएस आर इंटू जी। तो जब शार्प टर्न होगा तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। उस केसेस में जो है सो मतलब आप उसको निगोशिएट नहीं कर पाओगे जो है सो। ठीक है, तो शार्प टर्न का केस छोड़ो, पहले तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट द सर्कुलर टर्न इफ हाई स्पीड्स एंड शार्प टर्न्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, दूसरी बात कि टू अवॉइड डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शंस रोड्स आर बैंक्ड। समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। हम लोग अभी आगे और देखेंगे चीज़ों को जो है सो। ठीक है, तो द डिस्कशन विच इज़ गोइंग टू हैव टुडे, दिस डिस्कशंस एक्सप्लेन द केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड टू द व्हीकल बाय द बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। ठीक है, हम लोगों ने लेवल रोड में देखा, जब हम लोग लेवल रोड को स्टडी कर रहे थे, जो लेवल रोड था तो उस केसेस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवार्ड सेंटर एक्ट कर रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स था Fs। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द व्हीकल बाय द बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ मतलब फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान करके हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर जो है सो सेंट्रीपिटल फोर्स उस व्हीकल को मिलता है बैंक्ड रोड पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज अ बैंक्ड रोड। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो है सो क्या है, ये है आउटर एज। ये क्या है, आउटर एज है। और आउटर एज जो है वो इनर एज के रिस्पेक्ट में उसको एच हाइट से जो है सो उठा हुआ है। ये क्या है, इसको यहाँ फिलिंग करके इसको क्या कर दिया गया है, एच हाइट से थ्रू आउट द टर्न उसको उठा दिया गया है। ये थ्रू आउट द टर्न है। सो टू अवॉइड, देख लीजिए, टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन द रोड आर बैंक्ड एट द टर्न सो दैट द आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज समवॉट लिफ्टेड अप एज कंपेयर टू द
इनर पार्ट। ठीक है, ये रोड बैंक्ड है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या किया गया, आउटर पार्ट को क्या किया गया है, h हाइट से, अगर आप देखें तो h हाइट से आउटर पार्ट को क्या किया गया है, तो उठा दिया गया है इन कंपेरिजन टू द इनर पार्ट। ठीक है, द सरफेस ऑफ द रोड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल थ्रू आउट द टर्न। जो इसका जो ये जो सरफेस है, अब देखिए यहाँ से ये जो आउटर सरफेस है, ये पूरे थ्रू आउट द टर्न जो है, सो ये एंगल क्या बनाता है, तो थीटा एंगल बनाता है। बैंकिंग यही है, बैंकिंग ऑफ रोड यही है, और ये कार बैंक रोड पे इस टर्न को निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो ये केस आप देख रहे हैं, अगर आप देखिएगा कि फोर्स इस पे क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और ये रोड क्या है, अभी हम इसको फ्रिक्शनल लेस मान के काम कर रहे हैं, फ्रिक्शनल लेस रोड है। ठीक है, अभी हम फ्रिक्शन की मतलब अवेबिलिटी यहाँ पे इग्नोर करके चल रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शनल लेस रोड है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा कि इस कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N लगेगा वो इस डायरेक्शन में जो है सी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का और एक वेट mg वेट जो है वो वर्टिकली नीचे इस डायरेक्शंस में एक्ट करेगा mg। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर की ओर होगा जो तुम्हारा हो जाएगा n साइन थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा n cos थीटा। तो ये कार जो है, क्योंकि एज द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्या लिखोगे, एज द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या होगा, ये जो वर्टिकल फोर्सेस है n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट mg। ये मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो, n साइन थीटा जो है, ये चूंकि ये कार क्या है, तो सर्कुलर टर्न को निगोशिएट कर रहा है, तो इस कार की अपनी एक वेलोसिटी होगी जिसका डायरेक्शन जो है सो चेंज करेगा हर पॉइंट पे जब कार होगी। तो इसका वेलोसिटी मतलब कहीं ना कहीं ये जो है सो टुवार्ड्स द सेंटर ये एक्सेलरेटेड होगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, तो v² बाई r, जो r क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द कर्व जो आपका ये है, इसका जो ये डिस्टेंस मानो सेंटर ये बना, तो ये होगा रेडियस r। तो ये जो होगा वो क्या हो गया, तो एक्सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो अगर कार सर्कुलर टर्न को निगोशिएट कर रही है तो वो क्या होगा, सेंटर के टुवार्ड्स वो एक्सेलरेटेड होगा, और वो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कौन सा दे रहा है, तो वो फोर्स है तुम्हारा ये जो n साइन थीटा है, वही फोर्स है। तो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हो इस चीज़ को कि एज द कार इज accelerated towards the center। ठीक है, सेंटर की तरफ ये कार एक्सीलरेटेड है, तो तुम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम से तुम लिखोगे क्या चीज़, कि ये जो n साइन थीटा है, ठीक है, एंड दिस n साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द कार इंटू वेलोसिटी स्क्वायर v² बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हम लोगों ने अभी इस डिस्कशन में फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल माना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन आ गया क्या चीज़, कि ये जो इसका ये कंपोनेंट था ये n साइन थीटा, ये होगा n cos थीटा, और दिस इज बैलेंस्ड बाय फोर्स mg। तो मेरा एक इक्वेशन क्या निकला था कि n cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mg। मेरा एक इक्वेशन ये निकला था। दूसरा क्या निकला था कि ये इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो n है, इसका एक कंपोनेंट था n sin थीटा, और यही था सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो दूसरा निकला यहाँ से कि n sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² बाई r। ये निकला दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा, एंड मास कट गया तो v² बाई यहाँ पे r इंटू g।
tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। एक तो इक्वेशन यही निकला, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। तो इस स्पीड से अगर कार v इक्वल टू आर जी tan थीटा, इस स्पीड से अगर कार इस सर्कुलर टर्न को निगोशिएट करेगा तो क्या होगा, इस बिना फ्रिक्शन के रिक्वायरमेंट का ये कार जो है वो इस सर्कुलर टर्न को निगोशिएट कर पाएगा। तो ये स्पीड क्या हो गया कि दिस इज द स्पीड एट विच द कार निगोशिएट ए फ्रिक्शनलेस बैंक टर्न। क्या हो गया, और दो इक्वेशंस, यही सेम ही इक्वेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये निकला और यही इसी को दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकते हो दिस। सो दिस इज द स्पीड एट विच, क्या है ये एक ऐसा स्पीड है, दिस इज द स्पीड एट विच ए बैंक्ड टर्न कैन बी निगोशिएटेड, मतलब उसको सक्सेसफुली बिना स्लाइडिंग के आप उस टर्न को क्रॉस कर सकते हो। इट कैन बी निगोशिएटेड विदाउट द स्लाइडिंग ऑफ कार, विदाउट द स्लाइडिंग, आपने निगोशिएटेड लिख दिया, मतलब आपने लिख दिया कि विदाउट द स्लाइडिंग ऑफ कार या स्किडिंग ऑफ कार, विदाउट स्लाइडिंग ऑफ कार। ठीक है, द स्पीड एट विच द बैंक टर्न कैन बी निगोशिएटेड विदाउट द स्लाइडिंग ऑफ car even if the road is frictionless। ठीक है, फ्रिक्शनलेस। तो ये एक आइडियल केस में आपने निकाल दिया कि v इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो ये जो इक्वेशन निकला वो ये चीज़ को मान के निकला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वही हमको हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ कार जाएगी वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मान लो इसका सेंटर ये है तो यहाँ पे n sin थीटा इधर की ओर, फिर यहाँ पे इधर की ओर, टुवार्ड्स द सेंटर, ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर है कि ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स द सेंटर, तो ये हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे पॉइंट करोगे, क्योंकि सेंटर की तरफ जाना है तो सेंटर से मिलाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा इस डायरेक्शन में पॉइंट होगा। फिर इसको मिलाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ऐसा बनेगा, इस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमने निकाला tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, या फिर आप तुम लिख सकते हो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। ठीक है, अल्टीमेटली आपने ये चीज़ निकाला। ठीक है, तो अब चलिए, जब आपने निकाला तो दिस इज द स्पीड एट विच द कार डज नॉट स्लाइड इवन इफ द ट्रैक इज स्मूथ। ये वो है स्पीड है जिस पे कार स्लाइड नहीं करेगा बावजूद कि ट्रैक स्मूथ हो। अगर ये लेवल रोड रहता, अगर ये इस तरह का लेवल रोड रहता और ये फ्रिक्शनल लेस रहता, ठीक है, फ्रिक्शनल लेस रहता, तो कोई चांसेस नहीं है कि कार बिना स्लाइड किए हुए निगोशिएट, कार जो है सो सीधे स्लाइड करके आउटवर्ड जो है इधर की ओर चली जाती जब आप इस टर्न को निगोशिएट करते तो। लेकिन जब बैंड कर दिया तो दिस इज द स्पीड v इक्वल टू आर जी tan थीटा एट विच द कार डज नॉट स्लाइड इवन इफ द ट्रैक इज स्मूथ। ये आपने निकाला। दूसरा चीज़ क्या है कि दिस स्पीड इज नोन एज द ऑप्टिमम स्पीड। ये जो स्पीड है v इक्वल टू आर जी tan थीटा, इसको हम लोग ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं, क्योंकि एट दिस स्पीड द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये वो स्पीड है जिस स्पीड पे अब कार को फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता नहीं है, ये इवन मतलब फ्रिक्शन फोर्स की इसको कोई ज़रूरत नहीं। इस स्पीड से अगर कार एक फ्रिक्शनल मतलब अगर रोड पे सड़क पे अगर फ्रिक्शन भी है तो आप उस फ्रिक्शन के कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो मान करके आप अगर गाड़ी को इस स्पीड पे चलाते हो तो कार जो है सो निगोशिएट कर लेगा टर्न को, क्योंकि ये जो मतलब है इस स्पीड पे नॉर्मल जो आपका रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है n sin थीटा वो सफिशिएंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए। सो दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी आपको पूछा जाएगा कि किसी लेवल बैंक्ड रोड पे ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा, तो ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड
पे हमको फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रोड कार पे अप्लाई कर रहा है उसका एक जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो सफिशिएंट है सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। सो व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड? सो दिस इज द स्पीड, ठीक है, दिस इज द स्पीड एट विच क्या होता है कि एट दिस स्पीड द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इस स्पीड पे, ऑप्टिमम स्पीड पे फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। सो ड्राइविंग एट दिस स्पीड कॉजेज लिटिल वियर एंड टियर ऑफ द टायर। ऑप्टिमम कहने का क्या मतलब है? फ्रिक्शन फोर्स पे आवश्यकता खत्म हो गई, फ्रिक्शन फोर्स पे आवश्यकता खत्म हो गई मतलब जो टायर के घिसने या उसके डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं जो है। सो लिटिल वियर्स एंड टियर्स, ठीक है, एट दिस स्पीड जो है। सो तो याद रखिएगा इसको, V = RG tan थीटा। अभी आगे इसका इस्तेमाल भी होने वाला है। चलिए, if the track is smooth and speed is less than the optimum speed, the vehicle will move down and so क्या होगा कि अगर मान लो कि ट्रैक जो है स्मूथ है, ठीक है, और अगर यही बैंक्ड ट्रैक अगर स्मूथ है और स्पीड अगर इससे कम है, ऑप्टिमम स्पीड से अगर मान लो कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो किसी बैंक्ड रोड पे और आपका जो गाड़ी का स्पीड है वो इस स्पीड से अगर कम है तो क्या होगा कि दिस स्पीड इज लेस देन द ऑप्टिमम स्पीड, द व्हीकल विल मूव डाउन, व्हीकल खिसक के नीचे आ जाएगी, क्योंकि क्या ये बैंक्ड टर्न है, ठीक है, ये क्या है? बैंक्ड टर्न है, बैंक्ड टर्न है। और अगर आप इस स्पीड से कम स्पीड पे जा रहे हो ना तो क्या होगा कि जो आपका जो वेट कंपोनेंट है जो इधर की ओर लगेगा mg sin थीटा, क्योंकि वेट क्या है? mg इधर की ओर लग रहा है, लग रहा है ना, और ये जो इसका कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन वो क्या होगा? mg sin थीटा। तो जब आप इस स्पीड से कम जाओगे तो क्या होगा कि आप क्या करोगे? स्लाइड कर जाओगे, ठीक है। सो द इफ ट्रैक इज स्मूथ एंड स्पीड इज लेस देन द ऑप्टिमम स्पीड, व्हीकल विल मूव डाउन, ठीक है, व्हीकल विल मूव डाउन। तो क्या होगा? जब नीचे जाएगी व्हीकल तो क्या होगा? उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिक्रीज हो जाएगा। और इफ द स्पीड इज मोर देन द व्हीकल इज मूव अप, ठीक है। इस स्पीड से जब ज़्यादा स्पीड से जो तुम फ्रिक्शनलेस बैंक रोड पर जाओगे तो व्हीकल ऊपर की ओर जो है इधर की ओर स्कीड कर जाएगी, ठीक है। तो यही वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर तुम फ्रिक्शनलेस बैंक रोड को कवर अप करोगे तो तुम उसको निगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। सो याद रखना कि इफ द ट्रैक इज स्मूथ and speed is less than the optimum speed, the vehicle will move down, ठीक है, व्हीकल नीचे स्लाइड करेगी जो है, मूव डाउन एंड सो आर गेट डिक्रीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा। एंड स्पीड इज मोर देन द व्हीकल इज मूव अप, मतलब व्हीकल इधर की ओर जाएगी तो आर उस केसेस में इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि केवल इसी स्पीड से अगर कार जाएगी तो उस पर टर्न को निगोशिएट कर पाएगी, इससे कम स्पीड पे जाएगी तो व्हीकल स्लाइड करेगी नीचे की ओर या अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो इसीलिए क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो पिक्चर में आता है। जैसे देखो ये बैंक रोड पे कार जा रही है तो ये जो एंगल थीटा है तुमने निकाला नहीं यहाँ से कि tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई आपने निकाला RG, जहाँ R क्या होता था? तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर हुआ करता था। जैसे कार यहाँ पे है तो इस केसेस में जैसे ये जो आपका होगा R ये होगा। सो एंगल थीटा जो है, ठीक है, एंगल थीटा मतलब क्या चीज़? थीटा इज द एंगल एट विच द रोड इज बैंक्ड, ठीक है, ये होता है थीटा। मतलब कैसे? ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ठीक है, और ये क्या है? ये पोर्शन उठा हुआ है इस साइड से, तो ऐसे जो है सो ये कर्व ऐसा होगा, ठीक है, तुम समझो इसको। ये जो है इतना उठा हुआ है तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, एज वेल एज द रेडियस ऑफ द टर्न, क्योंकि ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इस पर डिपेंड करता है थीटा। तो रोड जो है जनरली रोड आर बैंक्ड फॉर द एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। रोड जो बैंकिंग होती है सड़क की, जो इस आउटर एज को जो उठाया जाता है वो एक्चुअली एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड ऑफ द व्हीकल के बेसिस पे उठाया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर व्हीकल इज लिटिल लेस और लिटिल मोर then the correct speed, the self-adjustable static frictions operate between the tire and the road and the vehicle does not skid or slip। तो याद रखिए तब आता है क्या चीज़? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रियल लाइफ में ट्रक तो फ्रिक्शनलेस होगा नहीं, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है जो आपके स्पीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स हो जाता है, तो वो स्पीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है और इसकी वजह से आपका जो है सो मतलब टायर जो होता है, मतलब क्या होता है कि द सेल्फ एडजस्टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑपरेट बिटवीन द टायर एंड द रोड एंड द व्हीकल डज नॉट स्किड्स और स्लाइड,
व्हीकल जो है सो स्किड करने का मतलब क्या है, ये जाएगी स्किड करके इधर की ओर जाएगी, और स्लाइड करने का मतलब क्या हो गया है, स्लाइड करते हुए स्किड करेगी, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, द डिस्कशन व्हिच इज गोइंग टू बी फॉलोड, द डिस्कशन एक्सप्लेन्स द केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, बीइंग प्रोवाइडेड टू द व्हीकल बाय द फ्रिक्शन एंड द बैंकिंग ऑफ रोड। तो दोनों चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने एक तो देखा कि जब लेवल रोड था और जब कार इस टर्न को निगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो फ्रिक्शन फोर्स Fs था, और इसके लिमिटिंग वैल्यू की वजह से जो मैक्सिमम स्पीड थी वो क्या थी, रूट अंडर यहाँ से तो म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। मतलब यहाँ से जैसे मान लो ये सेंटर है इसका, ये अगर सेंटर है तो दिस वुड बी द आर इंटू जी, ये था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि रोड को थोड़ा सा बैंड कर दिया, मतलब मेरा जो रोड था आउटर एज जो था उसको एच हाइट पे उठा दिया, और इस केसेस को हमने डिस्कस किया कि जब मेरा आउटर एज जो है वो थीटा एंगल के साथ बैंड है, मतलब एच हाइट हम लोगों ने रोड को दे रखा है, और बी जो है सो रोड का मान लो विड्थ है, उस केसेस में अगर कार रहती थी तो कार अगर मान लो कि ये बैंड रोड फ्रिक्शनल लेस है तो भी मेरा कार इस टर्न को इस सर्कुलर टर्न को, ये जो टर्न है इसको निगोशिएट सक्सेसफुली कर सकता है अगर उसकी वेलोसिटी v जो है इज इक्वल टू क्या चीज़, v इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ से आर जी टेन थीटा, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा स्पीड पे प्रॉब्लम है, इस स्पीड से अगर ये फ्रिक्शनल लेस बैंक टर्न को निगोशिएट करना चाहे तो कर सकता है। अब जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हमारे पास यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट लग रहा था n इधर, ठीक है, तो n का जो एक कंपोनेंट इधर की ओर था n साइन थीटा, ये n साइन थीटा, तो इस केस में नॉर्मल कंपोनेंट का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही हमको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, सेंट्रीपिटल, ठीक है, फोर्स हमको यहाँ से मिल रहा था, और उसी से हमने निकाला कि इस वेलोसिटी पे अगर कार मतलब फ्रिक्शनल लेस बैंक रोड पे जाएगी तो उस टर्न को निगोशिएट कर लेगी, ठीक है, कम या ज़्यादा पे फिर दिक्कत है। तो मैंने कहा कि तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं जो है सो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये एन साइन थीटा कंपोनेंट मिल करके जो है सो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसकी वजह से कार जो है सो स्किड या स्लिप नहीं करेगी। तो अभी हम लोग दोनों इम्पैक्ट देखेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड का भी इम्पैक्ट देखेंगे और साथ में फ्रिक्शन का भी केस कंसीडर करेंगे, इन दोनों का साइमल्टेनियसली इस केस को कंसीडर करेंगे जो है सो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इफ़ द व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड विच इज़ रफ एंड बैंक्ड, इसको याद रखिए, रोड बैंक्ड तो है, आउटर एज जो है, ये जो आउटर एज है, ये जो आउटर एज आप देख रहे हैं ये थ्रू आउट द टर्न एच हाइट से हम उसको उठाए हुए हैं, ठीक है, ये जो आउटर एज है ये क्या है, बैंक्ड है, मतलब इसको हमने एच हाइट से उठाया हुआ है, ठीक है, और साथ में इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी है, ये जो आपका सड़क है, टर्न है, यहाँ पे क्या है, रफ टर्न है, रफ मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, याद रखिए 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन द व्हीकल, 3 फोर्सेस जो है सो व्हीकल पे काम करेगा। आप इस व्हीकल को अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, एक तो वेट mg, और वेट mg क्या है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दिस इज द वेट mg। मतलब अगर अर्थ इसको कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो तो एक फोर्स जो लगने जा रही है हमारे पास, वो एक फोर्स क्या है, एक तो इधर की ओर वेट mg इस पर एक्ट करेगा। मान लो ये जो रेड कलर से है ये मेरा कार को एक पॉइंट पार्टिकल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक तो वेट mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जो वेट mg है वो वैरी नहीं करेगा जर्नी के दौरान, ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो दूसरा फोर्स काम करेगा वो फोर्स क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये देखो रोड सरफेस लगाएगी उसको अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, तो रोड ऐसा है और रोड पे जो कार रखी हुई है, ठीक है, तो रोड अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसा होगा और बैंक्ड होगा तो कुछ ऐसा होगा, तो ये इधर की ओर इस डायरेक्शंस में ऐसे हमारा पॉइंट करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है सो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है तो यहाँ खुद रिप्रेजेंटेड भी है कि दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऑन द रोड, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऑन द रोड। तो इसका देखो यहाँ से, यहाँ जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट किया वो कैसे हुआ, ये दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऑन द कार अप्लाइडेड बाय द रोड। तो अब क्या होगा,
कि इसका क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी फिक्स्ड है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, ठीक है, ये भी मतलब बदल नहीं रहा है। और तीसरा जो फोर्स लगेगा इस पे वो लगेगा क्या चीज़, द फ्रिक्शन फोर्स एफ विच इज़ आइदर इनवार्ड और आउटवार्ड, क्योंककि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो है सो वो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। और वो डायरेक्शन सपोज जैसे मान लो कि ये हॉरिजेंटल मतलब सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अगर आपने फोर्स इधर की ओर अप्लाई किया F, ठीक है, आपने इधर की ओर फोर्स अप्लाई किया और ये ब्लॉक मूव नहीं किया, इसका मतलब जो इस सरफेस ने जो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शंस में लगाया और वो F मैग्नीट्यूड का लगाया। अगर मान लो कि आप F को बढ़ाओगे या घटाओगे और फिर भी ब्लॉक मूव नहीं करता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्ट होता रहेगा, ये नेचर है उसका। अगर मान लो कि तुम फोर्स इधर नहीं अप्लाई करके इस ब्लॉक पे फोर्स इधर की ओर अप्लाई करते हो, यहाँ से इधर की ओर फोर्स अप्लाई करते हो इस m मास के ब्लॉक पे, F1 फोर्स अप्लाई करते हो और फिर भी ब्लॉक मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि इस सरफेस ने इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगाया Fs। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट डिपेंड करता है कि ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। तो याद रखिए यहाँ से कि द फ्रिक्शन फोर्स F विच इज़ आइदर इनवार्ड और आउटवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स या तो ऊपर की ओर अलॉन्ग द इधर लगेगा या नहीं तो नीचे की ओर लगेगा। आप अभी इस चीज़ को कहने की स्थिति में नहीं हो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ड्राइविंग फोर्स हावी होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा विच आइदर इनवार्ड और आउटवर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड भी वैरी करेगा फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यूएस टाइम्स ऑफ n। इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, तो 0 से लिमिटिंग वैल्यू के बीच में मैग्नीट्यूड भी वैरी करेगा। तो यही फ्रिक्शन फोर्स है जो वेरिएबल फोर्स है। बाकी तो वेट आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स इधर भी लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर भी लग सकता है। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेकिन एक बात तो आपको दिख रही होगी, अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगे, नीचे की ओर लगे, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में अब दो फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगे। एक तो जो नॉर्मल फोर्स का जो ये कंपोनेंट है n sin थीटा, ये भी पिक्चर में आएगा, ठीक है, और साथ में जो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा अगर नीचे की ओर, तो उसका भी एक कंपोनेंट साथ में लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है, बैंकिंग एंगल थीटा है, तो यहाँ भी थीटा होगा, तो ये F cos थीटा, ठीक है। तो दो फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स के कंट्रीब्यूशन में अब दो फोर्सेस का योगदान होगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का और एक फ्रिक्शन फोर्स का। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब नीचे लगेगा और कब ऊपर लगेगा उसके बारे में तो समझनी ज़रूरी है। किसी भी बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के वेरिएशंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के वेरिएशन को हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या समझने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो कार पे लग रहा है किसी भी बैंक्ड रोड पे, वो कैसे वेरी करता है उसको समझ लेते हैं पहले। तो हाउ द फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस एज द स्पीड ऑफ द कार इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, हम इसको समझेंगे। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे चेंज करेगा जब स्पीड ऑफ द कार ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, पहले उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है कि ये है FBD ऑफ द कार when it is at the rest on a banked road। ये रहा आपका कार, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मॉडल कर लिया, और ये क्या है, इस बैंक्ड रोड पे रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। तो भैया जो फोर्सेस जो यूजुअल लगने थे, एक फोर्सेस तो इस पे ऐसा लगना था, एक फोर्सेस क्या लगना था, ये इस डायरेक्शंस में लगता, दिस विल बी द वेट mg, ठीक है, दिस इज द वेट mg, एक फोर्सेस लगता। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की ओर लगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। समझ में आ रही है बात। और चूंकि देखो तो ये जो mg का एक कंपोनेंट इधर की ओर हमेशा एक्ट करेगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये है ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स है इस कार पे, क्योंकि सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, जिस सरफेस पे कार खड़ी है, वो एक ही फोर्स है mg sin थीटा। तो चूंकि कार रेस्ट में है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस कार पे कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा F, तभी तो कार को रेस्ट में रखे हुए mg sin थीटा को काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पैदा हो गया, ठीक है। तो तब फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो गया, तो तुम जब फोर्सेस को इक्वेट करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ से ये हो गया mg। अब देखो यहाँ से कि ये एंगल जो है बैंकिंग एंगल, ये एंगल थीटा है तुम्हारा कहीं ना कहीं, अगर ये एंगल थीटा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ भी थीटा एंगल बना रही है,
ठीक है। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का जो एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट निकलेगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो, कार अगर सपोज करो जब ये बैंक्ड एंगल है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ थीटा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो कितना फोर्स हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एन कॉस थीटा और प्लस यहाँ से एफ साइन थीटा, ठीक है। ये जो फोर्स है एन कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर जो फोर्स लगा इसका मैग्नीट्यूड तुमने लिखा है दिस, और दिस इज बैलेंस्ड बाय mg। तो कार तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों इक्विलिब्रियम में है, कार तो ट्रैवल कर नहीं रही है इस बैंक रोड पे, जब कार यहाँ पे क्या पार्क है, रेस्ट में है। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन क्या आया, एन कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ से एफ साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार mg। दूसरा क्या चीज़ इक्वेशन बनेगा कि नॉर्मल कंपोनेंट का एक जो है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, तो ये एंगल क्या है, अगर ये थीटा है तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये एंगल क्या, ये यहाँ थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये हो गया एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर की ओर एक्ट करेगी, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स का, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो कि एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस यहाँ से एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन, ये क्यों लिखे, क्योंकि कार क्या है हमारा, कार इज एट रेस्ट, एज द कार इज एट रेस्ट। तो जब कार रेस्ट में है तो इसीलिए ये फोर्स बराबर हो गया, 0 हो गया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वेट हो गए, जो है सो बराबर हो गए। अब क्या हुआ कि इस कार को हम लोगों ने छोटा सा एक इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कार को दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एवरीडी ऑफ ए कार व्हेन इट इज गिवन ए स्मॉल स्पीड, एक छोटा सा स्पीड उसको दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसा एज यूजुअल अपवर्ड लग रहा था, छोटा सा स्पीड दिया वो अपवर्ड ही लगेगा, ठीक है। अब उसको जब छोटा सा स्पीड दिया, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगा, तो जैसे ही इस कार को स्पीड मिला तो ये क्या है, एक सर्कुलर टर्न को निगोशिएट कर रहा है स्मॉलेस्ट स्पीड के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो कार है वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेटेड हो गया, इसके पास एक एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब v² बाई r, ये एक्सेलरेशन अब इस कार के पास आ गया। छोटा सा ही स्पीड दिया, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज करेगा तो वो एक्चुअली क्या हो गया, सेंटर के टुवार्ड्स एक्सेलरेटेड हो गया। ये जो आपका सर्कुलर टर्न है कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये कार अगर छोटा सा वेलोसिटी से आप उसको आगे बढ़ाएंगे, इस कार को अगर एक छोटे से वेलोसिटी दोगे तुम, ठीक है, 1 मिनट, इस कार को छोटा सा वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ये जो है सो इधर की ओर एक्सेलरेटेड हो गया। तो अब क्या होगा कि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे वो क्या, पहले जैसे ही फोर्सेस थे, एफ इधर एक्ट कर रहा था, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फोर्सेस के थे वो क्या थे, तो एन साइन थीटा और प्लस यहाँ से एफ, यहाँ एन कॉस थीटा था और प्लस एफ साइन थीटा था, और दिस इज mg। तो कार को अगर वेलोसिटी भी दोगे तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो कार रहनी है, तो चूंकि कार वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहनी है तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा ही होगा कि एन कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, दिस इज इक्वल टू mg। और दूसरा देखो क्या चीज़ कि इधर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इधर लग रहा है तुमको एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा, और इधर लग रहा है तुमको फोर्स कौन सा, एफ कॉस थीटा। और ये कार क्या है, इधर की ओर इस डायरेक्शंस में ये कार जो है इधर की ओर एक्सीलरेटेड है। तो कहीं ना कहीं नेट फोर्सेस क्या लग रहा है टुवार्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स लग रहा है तुमको ये एन साइन थीटा और माइनस यहाँ से एफ कॉस थीटा, और दिस ये जो नेट फोर्सेस है यही ना इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मास इंटू v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये इक्वेशन है। जब एक छोटी सी वेलोसिटी आपने दी तो आप देख क्या पा रहे हैं कि पहले क्या था, तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का डिफरेंस 0 हुआ करता था। जैसे ही कार को एक छोटी सी वेलोसिटी मिली तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का डिफरेंसेस अब एक पॉजिटिव वैल्यू आने लगा।
तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी के हिसाब से आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n है और जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है। इस बात को तो आप समझ पा रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज समवेयर वेरिंग when the car is having a velocities, क्योंकि पहले क्या था कि इनका डिफरेंसेस जीरो था और जैसे ही इसको स्मॉल वेलोसिटी मिली तो ये डिफरेंसेस अब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा। तो क्या हुआ होगा, आखिर जब कार को वेलोसिटी मिली तो हुआ क्या? दो ऑप्शन हो सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो घटा होगा। एक तो केस ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो n है वो कांस्टेंट रहा होगा। ये क्या रहा होगा, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या वो बाद में डिस्कस करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स जो है सो डिक्रीज होगा, तभी तो जा करके इसके बीच में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एक तो चीज़ रहा कि मैंने कहा कि ये केस ये हो सकता है, दिस इज़ द केस वन, दिस इज़ द केस वन, ये हो सकता है। ये हो गया केस टू, ठीक है, केस टू, ये इसकी भी संभावना है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि तुम्हारा n जो है जैसा था वैसा ही था, n कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ से देखो ये n कांस्टेंट रहा, f डिक्रीज रहा। अब क्या होगा कि n इंक्रीज हुआ और f कांस्टेंट रहा। ये भी हो सकता है कि n बढ़ा हो और f कांस्टेंट रहा हो, f कांस्टेंट रहा। तीन केसेस हो सकते हैं, तीन संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि अगर इन दोनों इस इक्वेशंस में अगर इस इक्वेशंस को देखो, छोटा सा वेलोसिटी दिया तो मैंने n sin थीटा और f cos थीटा के बीच एक पॉजिटिव डिफरेंस नोटिस किया, और जब कार रेस्ट में था तो इनका वैल्यू क्या था, तो ज़ीरो था। इसका मतलब तीन केसेस पॉसिबल हो सकता है n और f के बीच में, ताकि ये जो डिफरेंसेस निकल के आया है वो सेटिस्फाई करे। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि तुमको ये भी पता है कि जो n cos थीटा प्लस f sin थीटा का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। mg क्या है, ये कांस्टेंट है। मास कार का बढ़ने वाला नहीं है मोशन के दौरान, तो mg कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा हुआ हो कि n बढ़ा हो और f जो है सो कांस्टेंट रहा हो, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरा केस देखो कि अगर n कांस्टेंट रहा हो और f डिक्रीज कर रहा हो, फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, और फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब कि कार जब रेस्ट में थी इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या था, अपवर्ड लग रहा था। जैसे ही कार को एक स्मॉल वेलोसिटी मिली तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, हम लोगों ने कंक्लूड किया कि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो कार रोड पे लग रहा है, ठीक है, मतलब रोड कार पे लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, फ्रिक्शन वो क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ जो है सो हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये जब हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया तो इसी से आप एक चीज़ समझ जाओ यहाँ पे, जब ये चीज़ हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया तो अब क्या होगा कि जैसे ही, मतलब ये केस को समझो यहाँ से कि कार जो है, अगर कार रेस्ट पे है, अगर कार रेस्ट पे है तो कार पे फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है, वो किधर की ओर एक्ट कर रहा है, अपवार्ड एक्ट कर रहा है, अपवार्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। कार को जब एक वेलोसिटी तुमने दी तो फ्रिक्शन फोर्स एक स्मॉल वेलोसिटी दी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी सपोज करो कि क्या थी, तो कार के ऊपर जो वेलोसिटी दी वो लेस देन क्या था, तो रूट अंडर म्यू क्या थी, RG tan थीटा, ठीक है, लेस देन RG tan थीटा। अगर कार की वेलोसिटी तुमने लेस देन RG tan थीटा रखी तो भी फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा, अपवार्ड लगा, ठीक है। जब कार की वेलोसिटी v इज इक्वल टू RG tan थीटा ले लिया तो इस केसेस में तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट जीरो करके हमने बताया है, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स कार पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन कार पे कुछ भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि RG tan थीटा रूट अंडर RG tan थीटा ऑप्टिमम स्पीड है, क्योंकि इस स्पीड पे लिटिल वियर्स एंड टीयर्स होते हैं। और अगर वेलोसिटी कार की ग्रेटर देन RG tan थीटा है, ठीक है, RG tan थीटा, ऑप्टिमम स्पीड से अगर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, उस केसेस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा,
इधर की ओर एक्ट करेगा। कब? जब ये जो कार है इसकी जो स्पीड है v, ये स्पीड जो है वो ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा है। तो ये मैंने निकाला कि फ्रिक्शन फोर्स जो कार पे लग रहा है वो कार के स्पीड के अकॉर्डिंगली वैरी कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने इस डिस्कशन से हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया, और तब हम लोगों ने ये जो है सो कंक्लूजन निकाला कि कार अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रेस्ट में रखने के लिए अपवर्ड लग रहा होगा। कार अगर आर जी टेन थीटा के बराबर उसकी स्पीड है तो वो तो ऑप्टिमम स्पीड है, फ्रिक्शन फोर्स उस समय 0 लगेगा, और जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। तो नाउ एज द स्पीड ऑफ कार गोज ऑन इंक्रीजिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट डिक्रीजेस। मैंने कहा भी कि क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट ऑप्टिमम स्पीड भी द फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स 0। मतलब इस स्पीड पे, ये जो स्पीड आपने निकाला इस स्पीड पे क्या होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपको 0 के बराबर। ठीक है, and then if the speed increases beyond the optimum speed, the force of friction starts acting downward direction which contribute to the required centripetal force on the car। तो जब force of friction नीचे लगने लगेगा तो इसी का एक component फिर centripetal force में add हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब होगा? जब speed of the car is greater than rg tan theta होगा, तभी फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इतना डिस्कशन कर रहा था वो एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के नेचर को समझने पे था कि किस तरह से कार के स्पीड के हिसाब से जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करेगा? सेल्फ एडजस्ट करेगा। ठीक है, और किस तरह से ऑप्टिमम स्पीड से जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर एक्ट होने लगेगा, और इसी वजह से क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स में एक और फोर्स ऐड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अलावा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फुल डेरिवेशन। क्या चीज़ का? बैंक्ड रोड जिस पे फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा है। हम लोगों ने मान लिया कि ये जो कार जा रही है, ये जो कार का जो इधर की ओर स्पीड है v, इट इज़ ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। आर जी टेन थीटा से ज़्यादा स्पीड से कार एक ट्रेवल निगोशिएट कर रही है इस टर्न को। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? हमारा डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो अब ज़रा सा हम लोग जो है सो फोर्स के कंपोनेंट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो है सो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये जो आपका बैंक्ड एंगल जो है, बैंकिंग एंगल जो है ये थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर की ओर टायर पर लग रहा है, ये तो ये एंगल जो होगा ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर कट है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दूसरा चीज़ देखो क्या चीज़ कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर कार को बैंक किया थीटा एंगल से तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मतलब तुम्हारे नॉर्मल से थीटा एंगल से बैंक्ड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा है। दिस इज़ अ वेट mg, यहाँ नीचे की ओर वेट mg एक्ट कर रहा है mg, और ऊपर की ओर जो है सो क्या एक्ट कर रहा है? ऊपर की ओर एक तो ये एक्ट कर नॉर्मल कंपोनेंट का n cos थीटा इधर की ओर एक्ट कर रहा है। साथ में देखो तो mg के साथ एक और फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट भी ऐड हो गया। तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाओ, ये पॉइंट ले लो, ये हो गया कार। ठीक है, तो कार पे एक फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रही है। ठीक है, ये फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, और यहाँ पे आपका वेट mg इधर की ओर एक्ट कर रहा है, mg इधर की ओर एक्ट कर रहा है। इस कार पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इधर की ओर एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इस कार पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, और ये कार चूंकि सर्कुलर टर्न को मतलब निगोशिएट कर रही है तो वो सेंटर के अराउंड क्या है? एक्सेलरेटेड भी है। मतलब इधर जो है ये कार का जो इसका जो है सो एक्सेलरेशन इधर की और एक्सेलरेशन भी है। तो अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि ये जो है अगर तुम यहाँ पे इसको ऐसे करो वर्टिकली तो ये जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट तो हो गया n cos ऑफ थीटा। ठीक है, और f का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये तो 90 माइनस थीटा होगा, तो f साइन थीटा, तो mg प्लस यहाँ से तो f साइन थीटा। तो वर्टिकल फोर्सेस तो तुमको दिख रहा है क्या चीज़ कि n cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mg प्लस यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स f यहाँ पे, और ये रहा साइन थीटा। ठीक है, ये तो कंपोनेंट तुमको दिखा। अब देखो इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स, इधर की ओर नेट फोर्स क्या लग रहा है? इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है इसका एक कंपोनेंट, मतलब यहाँ से n साइन थीटा
और प्लस यहाँ से एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और यही फोर्स जो है एक्चुअली में क्या दे रहा है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो तुम लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ की एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात। अब एक चीज़ बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है F क्या है, F है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर F स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। म्यू एस क्या है, तो म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हो गया ये, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू जो है, तो मैक्सिमम कंडीशंस पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो म्यू एस इंटू एन है वो इक्वेशंस में जाएगा। इक्वेशन मान लो ये 1 है और ये इक्वेशंस मान लो ये 2 है, ठीक है। तो डालो यहाँ पे इक्वेशन 1 में जब डालोगे तो क्या होगा, ये n यहाँ से n cos थीटा इज इक्वल टू mg और प्लस f मतलब क्या हो गया, तो म्यू एस टाइम्स ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा। गुड, समझ में आ रही है बात। तो जब ये आ गया आपको, अब इसको ले जाओ इधर, तो तुम क्या लिखोगे, n यहाँ से कॉमन ले लोगे और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mg। तो इस इक्वेशन से तुम n की वैल्यू निकाल लिए, n इज इक्वल टू क्या चीज़, तो mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। ये निकल गया। अब ये जो n की वैल्यू है तुम क्या करोगे, उसको उठाओगे सीधे और इक्वेशन 2 में पटक डालो, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो v निकालने में है ना। तो हम यहाँ पे n पटक डालते हैं, साथ में f का जो वैल्यू है वो म्यू एस टाइम्स ऑफ n भी डालते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 2 को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 को जब तुम लिखोगे n साइन थीटा प्लस f को, क्या है इक्वेशन 2, यहाँ देखो इक्वेशन 2 है n साइन थीटा प्लस यहाँ से f कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यही ना है इक्वेशन 2। तो जब इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करो, f की वैल्यू डाल दोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, n यहाँ से, और ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस यहाँ से म्यू एस यहाँ पे कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अब आपने पिछले इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 में जो n की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितने थे, n इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस टैन थीटा, यही था। आपने क्या निकाला था n की वैल्यू, n की वैल्यू आपने निकाली थी mg बाई, फिर से एक बार देख लो, n इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस यहाँ से म्यू एस साइन थीटा। तो ये n की वैल्यू अब आप इसमें डालोगे, इस इक्वेशन में डालो, यहाँ से ये हो गया mg बाई कॉस थीटा माइनस यहाँ से म्यू एस साइन थीटा और इंटू यहाँ पे तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई आर। तो m तो यार यहाँ से काट दो, अच्छा भी नहीं लगा, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इस m को, m कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली आ गया कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी, ठीक है। ये r से मल्टीप्लाई हो गया और ये कितना आ गया, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देते। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 ही होगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आर जी यहाँ से, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस यहाँ से म्यू एस और बाई 1 माइनस म्यू एस यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो v बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर जी, ठीक है। और यहाँ पे कितना, तो टेन थीटा प्लस यहाँ से म्यू एस बट्टा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा।
तो देखो ये जो तुमने निकाला मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, ये बैंक्ड रोड पे जब फ्रिक्शन भी अवेलेबल था, जब इस केस में क्या है कि फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, तो तुमने क्या निकाला, ये इतना बड़ा इक्वेशंस निकला। इससे पहले जब फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं था तो तुमने निकाला था वी मैक्स की वैल्यू कितना, √R(g) tan थीटा, ये निकाला था। अभी तुमने निकाला ये वैल्यू, तो तुम इस इक्वेशन से भी सर्टिफाई कर सकते हो कि जैसे ही तुम μs की वैल्यू 0 करोगे, जैसे ही क्या होगा कि μs की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो μs की वैल्यू जब 0 होगी, जब तुम इसमें डालोगे तो ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को, इसी वैल्यू को तुम अचीव करोगे कि वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वी मैक्स इज इक्वल टू √R(g) और tan थीटा। यही जो है सो इक्वेशन निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली तुमने देखा क्या चीज़ कि जो तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है अब टर्न को निगोशिएट करने का, वो पहले से ज़्यादा हो गया। तुम देख सकते हो दिस इज़ मोर देन इज दिस R(g) tan थीटा, ठीक है। पहले से स्पीड बढ़ जाता है जब आपका रोड का फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस इक्वेशंस का भी इस्तेमाल आएगा, आपको सवाल में पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड टर्न, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं रहता है तो फोर्सेस याद रखो ना। इक्वेशन ये कहाँ से बना है, हम लोगों ने फोर्सेस को ही तो न्यूटन्स लॉ लगा के ही तो बनाए हैं। तो इक्वेशंस नहीं भी याद रखो, डज नॉट मैटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस चीज़ पे। ये इक्वेशंस तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया कि मैक्सिमम स्पीड किसी बैंक्ड रोड पे, और साथ में जब फ्रिक्शन भी फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो था कि जब बैंक्ड रोड, ये जो इक्वेशंस था, जब बैंक्ड रोड हमारा क्या था, फ्रिक्शनलेस था। और ये इक्वेशन आया कि जब बैंक्ड रोड फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, उस केसेस में तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। और साथ में हम लोगों ने निकाला था कि जब लेवल रोड था तो हम लोगों ने निकाला था कि वी मैक्स जो था वो क्या था, √μs(R(g). ये इक्वेशंस हम लोगों ने उस केसेस में निकाला। 3 इक्वेशन जो है सो हम लोगों ने निकाले थे जो है सो। अब हम लोग छोटा सा इसका एक पार्ट देख लेते हैं कि जब रोड को तुम बैंक्ड करते हो, ये जो रोड है वो क्या है, एक्चुअली में क्या बैंक्ड है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसको एक पर्टिकुलर हाइट मिला हुआ है, h हाइट। तो ये रहा उसका h हाइट, और ये जो रोड है, इस रोड का मान लो विड्थ जो है वो क्या है, b है। तो दिस इज द, ये जो है ये हाइपोटेनस जो दिखा रहा है वो क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है। b क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है। सो इफ h इज द हाइट ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड, ठीक है। ये जो h है वो क्या है, हाइट ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड अबव द इनर एज, एंड b इज द ब्रेड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। तो तुमने एक इक्वेशंस निकाला था कि tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई यहाँ से R(g), यही निकाला था ना इक्वेशन इससे पहले डिस्कशन में। ये क्या था, जब हमारा रोड जो था वो क्या था, फ्रिक्शनलेस बैंक्ड रोड था। ये जो इक्वेशन निकाला वो किस केस को था, जब हमको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शनलेस बैंक्ड रोड को लेकर के हमने निकाला। जब मैंने फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी को नेग्लिजिबल मान लिया, तब हम लोगों ने ये निकाला कि अगर रोड बैंक्ड है तो ये जो वेलोसिटी जो होगा, मतलब v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन को हमने माना, मतलब ख़त्म कर दिया, और तब हम लोगों ने ये रिलेशंस डेवलप किया, ठीक है। अब देखो ज़रा सा कि अगर h हाइट है, b ब्रेथ, मतलब विड्थ जो है रोड का वो b है, तो थीटा क्या है, यही ना एंगल थीटा है। ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल ना मेरा थीटा है। हाँ, थीटा कोई और चीज़ नहीं आ गया। ये जो बैंकिंग है, रोड जो बैंक्ड है, तो इनर के रिस्पेक्ट में जो आउटर है वो किस एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ, वही तो थीटा है ना। तो ये एंगल थीटा है। तो तुम बताओ कि इसमें जब तुम tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, tan थीटा तुम आराम से निकाल सकते हो। tan थीटा, क्योंकि ये जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा √b² माइनस h²। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तुम आराम से लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि लंब बट्टा आधार, मतलब h बाई √b² माइनस h²। ये तो चीज़ समझ में आ रही होगी आई होप कि tan थीटा जो है वो क्या निकला, रोड के हाइट विड्थ के टर्म्स में तुमने tan थीटा की वैल्यू निकाली। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो यहाँ पे कि tan थीटा, ठीक है, जो कि कितना के बराबर हो गया, h बाई √b² माइनस h², एंड दिस इज इक्वल टू v² बाई R(g), ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि ये जो हाइट है, जो सड़क का जो आउटर एज का जो हाइट है h, ये तो चीज़ तय है कि h जो होगा वो क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा क्या चीज़, b विड्थ,
विड्थ ऑफ द रोड जो है वो बड़ा होगा। तुम बहुत ज़्यादा उसको उठा तो नहीं दोगे, थोड़ा सा ही बैंक, जब आप सड़क पर रियल लाइफ में देखोगे तो बैंक जो हाइट होता है वो विड्थ के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशंस तो होने वाला है, जो आपका जो जब आप आउटर एज को जब बैंक्ड करोगे तो जो बैंक का जो हाइट होगा वो रोड के विड्थ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, इट इज़ नेग्लिजिबल। मतलब तुम ये लिख सकते हो कि द हाइट ऑफ द आउटर एज, height of outer edge of banked road, ठीक है, is negligible, is practically negligible in comparison to the width of road। याद रखिए, width ऑफ रोड के विड्थ के रिस्पेक्ट में जो हाइट होगा आउटर एज का वो नेग्लिजिबल माना जा सकता है, क्योंकि विड्थ काफ़ी है, जो चौड़ाई है सड़क की वो इसके हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो डिफरेंसेस जो है बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वो कुछ खास ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली जो है, तो जब तुम एच को टेंडिंग टू ज़ीरो मानोगे, एच को जब टेंडिंग टू ज़ीरो मानोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एच बाई यहाँ से बी। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एच बाई बी, हाइट बाई मतलब हाइट ऑफ द बटा विड्थ ऑफ द रोड।